जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश था। इतना अमीर कि वहां के लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार थे और सरकार उन्हें मुफ्त में सब कुछ देती थी। और फिर देखते ही देखते कुछ ही सालों में वो देश दिवालिया हो गया। सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। 1980 के दशक की शुरुआत की बात है। प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप देश था, नाउरू। वहां के हर एक नागरिक की औसत आय अगर आज के हिसाब से देखें तो लगभग $88,000 थी। यह आंकड़ा इतना ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है। उस वक्त के तेल से अमीर देशों के पास भी इतना पैसा नहीं था। इसको ऐसे समझते हैं, 1981 में जब अमेरिका में एक आम आदमी $14,000 कमा रहा था, तब नाउरू में एक आम आदमी $88,000 कमा रहा था। मतलब नाउरू का एक नागरिक एक अमेरिकन से दुगने से भी कहीं ज्यादा अमीर था। तो सवाल उठता है कि ये बेहिसाब दौलत आखिर गई कहां? जब नाउरू अपनी अमीरी के चरम पर था तो वहां की जिंदगी किसी सपने जैसी लगती थी। लेकिन ये सपना सच कैसे हुआ, और उससे भी जरूरी, ये इतनी जल्दी एक बुरे सपने में कैसे बदल गया? देश इतना अमीर हो चुका था कि ज्यादातर लोगों को काम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पढ़ाई, इलाज, घर, सब कुछ मुफ्त था। जमीन के मालिकों को फॉस्फेट की खदानों से इतनी रॉयल्टी मिलती थी कि वो बिना कुछ किए आराम की जिंदगी जीते थे। ये सब कुछ मुमकिन हुआ एक खास खजाने की वजह से। लेकिन ये खजाना था क्या, और इस छोटे से द्वीप पर आया कहां से? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। जब यूरोपीय लोग पहली बार यहां पहुंचे तो नाउरू किसी जन्नत से कम नहीं था। घने जंगल, साफ सुथरे समुद्र तट, उन्होंने इसका नाम ही प्लेजेंट आइलैंड रख दिया, यानी सुखद द्वीप। ये नाम उस तबाही से बिल्कुल उल्टा था जो आने वाले थे। इस जन्नत के ठीक नीचे एक खजाना छिपा था, फॉस्फेट। सीधे शब्दों में कहें तो यह हजारों सालों से जमा हो रहा समुद्री पक्षियों का मल था। और ये उस समय सोने जैसा कीमती था, क्योंकि इसी से वो खाद बनती थी जिससे दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरना था। लेकिन इस खजाने की खोज ने ही शोषण का एक लंबा दौर शुरू कर दिया। पहले जर्मनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, इन देशों ने दशकों तक इस द्वीप से फॉस्फेट निकाला और ज्यादातर मुनाफा खुद रख लिया। 1968 में जाकर जब नाउरू को आजादी मिली, तब उसे अपनी दौलत पर पूरा हक मिला। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। दशकों की खुदाई ने उस सुखद द्वीप को एक बंजर जमीन में बदल दिया था। नेशनल ज्योग्राफिक ने इसे जमीन का एक भयावह टुकड़ा कहा। वो खूबसूरत जन्नत अब एक वीरान चांद जैसी जमीन बन चुकी थी। आजादी के बाद नाउरू के लोगों के पास पैसा तो आ गया, लेकिन उनका घर बर्बाद हो चुका था। और ये बेहिसाब दौलत अपने साथ कुछ ऐसे नतीजे लेकर आई जिसने उनके समाज को अंदर से ही खोखला कर दिया। जब जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो लोग अजीबोगरीब खर्चे करने लगते हैं। लोगों ने महंगी महंगी स्पोर्ट्स कारें खरीदनी शुरू कर दी, जबकि पूरे द्वीप पर सिर्फ एक ही मेन रोड थी जिसका चक्कर लगाने में 1 घंटा भी नहीं लगता था। एक बहुत मशहूर किस्सा है वहां के एक पुलिस चीफ का। उन्होंने एक लैम्बोर्गिनी इंपोर्ट करवाई, लेकिन जब गाड़ी आई तो पता चला कि उनका वजन इतना बढ़ चुका है कि वो ड्राइविंग सीट में फिट ही नहीं हो पा रहे। ये सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा था। पैसे ने लोगों को उनके पारंपरिक खाने जैसे नारियल और मछली से दूर कर दिया। अब सब लोग बाहर से आने वाले प्रोसेस्ड जंक फूड पर निर्भर हो गए। नतीजा, 1980s के दशक तक नाउरू में मोटापे की महामारी फैल गई और लोगों की औसत उम्र घटकर सिर्फ 60 साल रह गई। अर्थशास्त्र में इसे डच डिजीज कहते हैं, और नाउरू इसका एक जीता जागता उदाहरण बन गया। जब कोई देश सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाता है तो उसके बाकी उद्योग जैसे खेतीबाड़ी पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। नाउरू में तो खनन ने जमीन को इतना बर्बाद कर दिया था कि खेती करना वैसे भी नामुमकिन हो गया था। और फिर वही हुआ जिसका डर था, फॉस्फेट खत्म होने लगा। और जैसे ही ऐसा हुआ, देश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये गिरावट इतनी तेज और इतनी भयानक थी कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, नाउरू ने भविष्य के लिए एक वेल्थ फंड बनाया था ताकि जब फॉस्फेट खत्म हो जाए तब भी देश चलता रहे। लेकिन खराब मैनेजमेंट, गलत जगह निवेश और भ्रष्टाचार की वजह से ये सारा पैसा हवा हो गया। उनके सबसे बेतुके निवेशों में से एक था लंदन में एक म्यूजिकल शो। इसका नाम था लियोनार्डो द म्यूजिकल। ये शो एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुआ और नाउरू के करोड़ों डॉलर्स इसमें डूब गए। और ये सब तब हुआ जब उन्हें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। देखिए, किसी देश का दिवालिया होना एक बात है, लेकिन नाउरू इतना कंगाल हो गया कि उसका सेंट्रल बैंक, हाँ, देश का केंद्रीय बैंक भी दिवालिया घोषित हो गया। ये फाइनेंशियल बर्बादी की हद थी। फॉस्फेट खत्म होने के बाद देश में बेरोजगारी दर 90% पर पहुंच गई। जो लोग कभी अपनी मर्जी से काम नहीं करते थे, अब उनके पास करने के लिए कोई काम ही नहीं था। दुनिया का सबसे अमीर देश अब दुनिया के सबसे जरूरतमंद देशों में से एक बन चुका था। इस पूरी तबाही के बाद नाउरू को जिंदा रहने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी, और जो रास्ता उसे मिला वो बहुत विवादास्पद था। इसने देश को एक नई तरह की गुलामी में धकेल दिया। 2001 में नाउरू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील की। ऑस्ट्रेलिया अपने यहां आने वाले शरणार्थियों को नाउरू भेजेगा और इसके बदले में नाउरू को पैसे देगा। ये पैसिफिक सॉल्यूशन नाउरू की इकोनॉमी का मुख्य जरिया तो बन गया, लेकिन इसकी वजह से दुनिया भर में उसकी बहुत आलोचना भी हुई। नाउरू की कहानी सिर्फ एक देश के बनने और बिगड़ने की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये एक बड़े आर्थिक सिद्धांत का जीता जागता दुखद सबूत है। इसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन का अभिशाप। ये एक अजीब विरोधाभास है। जिन देशों के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वे अक्सर तरक्की करने के बजाय भ्रष्टाचार, निर्भरता और आखिर में आर्थिक बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। और नाउरू इसका सबसे बड़ा और सबसे दुखद उदाहरण है। शायद इस पूरी कहानी का सार नाउरू के एक चर्च मिनिस्टर जेम्स एंगिमिया के इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा था, काश हमने उस फॉस्फेट को कभी खोजा ही नहीं होता। अब मैं देखता हूं कि यहां क्या हुआ है और मेरा रोने का मन करता है। उनकी ये बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दौलत हमेशा एक वरदान होती है, या कभी-कभी ये सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकती है?